आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज की कक्षा में हम इतिहास को आगे बढ़ाएंगे। इतिहास में हमने 16 महाजनपदों को पढ़ लिया था और इन 16 महाजनपदों में से दो प्रमुख सवाल उठाता है। एक सवाल तो ये कि किस महाजनपद में गणतंत्र व्यवस्था लागू थी, ठीक है बच्चों। और दूसरा सवाल ये उठाता है कि दक्षिण भारत में कौन सा एकमात्र महाजनपद था। महाजनपदों की कक्षा में आप लोगों को बताया गया था कि कुल 16 महाजनपद थे, जिनमें से 8 उत्तर भारत में थे और उनमें से केवल एक अशमक जो है, अशमक, इसकी राजधानी है पोटली या पोतन। ये राज्य, केवल ये महाजनपद दक्षिण भारत के अंदर था। अब आज की कक्षा में हम लोग क्या करेंगे? आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य का सबसे पहला जिक्र कहाँ मिलता है, कौन कौन से वंशों ने उसके ऊपर शासन किया और मगध के ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर कब बैठा, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले जिक्र कहाँ मिला था, किस किस ने शासन किया, हम उसको आज पढ़ेंगे और उसके बाद मौर्य काल हमारा आ जाएगा। मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य के बारे में सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि सर्वप्रथम मगध साम्राज्य का उल्लेख कहां मिलता है, ठीक है बच्चों। मगध साम्राज्य, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? यह मिलता है ऋग्वेद में, ऋग्वेद, ठीक है बच्चों। मगध राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है कहां मिलता है? ऋग्वेद के अंदर। यहां मगध का नाम क्या है? यहां मगध का नाम है किकात और यहां के शासक का नाम है शासक का नाम है प्रमगंध, ठीक है बच्चों। ऋग्वैदिक काल में मगध को किकात कहा गया है और यहाँ के शासक का नाम प्रमगंध है। अब इससे अगला उल्लेख इसका कहां मिला? दूसरा उल्लेख जो इसका मिला, लिख लीजिए यार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अगला उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है महाभारत काल में। महाभारत काल में कहा गया कि काशी नरेश वसु ने मगध पर अधिकार किया। पहला उल्लेख तो यह है महाभारत के अंदर, ठीक है बच्चों। अब अगले उल्लेख की बात करते हैं, यह भी महाभारत में मिलता है। मगध पर सर्वप्रथम बृहद्रथ ने बृहद्रथ वंश की स्थापना की। अब ये कहानी क्या है ये भी समझ लीजिए। राजा वसु के दो पुत्र हुए, एक का नाम बृहद्रथ था। बृहद्रथ को उन्हें दे दिया मगध और जो पुत्र इनके पास था उसे दे दिया इन्होंने काशी, ठीक है बच्चों। दो पुत्र थे, एक पुत्र को दिया इन्होंने मगध और दूसरे को दिया काशी। बंटवारा हो गया तो यहाँ पे बृहद्रथ के हिस्से में मगध आ गया। अब बृहद्रथ ने यहाँ पे बृहद्रथ वंश की स्थापना कर ली। इस बृहद्रथ का एक पुत्र हुआ, उसका नाम था जरासंध। बृहद्रथ के पुत्र का नाम क्या है बच्चों? जरासंध, ठीक है। अब ये जरासंध कौन है, इसका जन्म कैसे हुआ, इसके बारे में छोटी सी कहानी है, वो आप लोगों को सुना देता हूं। महाभारत में कहा जाता है कि राजा बृहद्रथ की दो रानियां थी। काफी समय तक इनको कोई संतान नहीं हुई तो बृहद्रथ बहुत परेशान थे। एक बार कोई साधु इनके राज्य में आया तो साधु ने पूछा कि राजा बता क्या दिक्कत है? बोला मेरे पास कोई संतान नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं एक फल दे रहा हूं, इसे अपनी पत्नी को ले जाकर खिला देना, उसके बाद जो है वो गर्भवती हो जाएंगी, ठीक है। बृहद्रथ भी होशियार था, इसने क्या किया, एक फल के 2 टुकड़े कर दिए और 2 टुकड़े करके दोनों रानियों को खिला दिया। एक फल के 2 टुकड़े करके दोनों रानियों को खिला दिया। अब दोनों रानियां गर्भवती हुई और जब इनके पास जन्म हुआ तो एक बच्चा, सपोज एक बच्चा
ये वो बच्चा है, बीच से दो हिस्से, एक हिस्सा एक रानी से और दूसरा हिस्सा दूसरी रानी से इसका उत्पन्न हुआ। तो राजा ने बड़ा अफसोस किया और अपने सैनिकों से बोला कि इसको उठा के जंगल में फेंक दिया जाओ। सैनिक गए और दोनों हिस्सों को अलग अलग जंगल में फेंक दिया। अभी नामकरण नहीं हुआ है बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना। अब आगे होता क्या है कि जरा नाम की राक्षसी 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 नाम क्या है इसका, जरा। ये जरा नाम की राक्षसी भूखी प्यासी जंगल के अंदर घूम रही थी, तो इसे वो टुकड़े पड़े दिखाई दिए। इसने दोनों टुकड़ों को उठाया और उठाने के बाद आपस में मिला दिया। जैसे ये टुकड़े आपस में मिलाए तो ये बच्चा जीवित हो गया, और इस बच्चे के जीवित होते ही जोर से चिल्लाया। ठीक है बच्चों, ये बच्चा जीवित होते ही जोर से चिल्लाया, और जोर से चिल्लाने से जरा डर गई और भाग गई, इसको वहीं पटक दिया। ठीक है, किसको, बच्चे को वहीं पटक के भाग गई। तो इसका नाम, इस जरा राक्षसी के कारण इसका नाम हो गया जरासंध। क्या हो गया, जरासंध। अब जैसी ये भागी, बच्चा जीवित हुआ और जोर से चिल्लाया, तो उधर रानियों को दूध आ गया। रानियों को दूध आ गया तो राजा बड़े परेशान हुए। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को भेजा कि जाओ बच्चे को जहां फेंक आए उठा के लेके आओ। तो देखा तो यहाँ पे एक जीवित बच्चा पड़ा हुआ है, इसको उठा के ये राजा वृद्धरथ के पास ले गए। ठीक है, ये जरासंध अत्यंत शक्तिशाली था। ये चैलेंज किया करता था कि कोई भी मुझे मल्ल युद्ध में नहीं हरा सकता। मल्ल युद्ध का मतलब जैसे हमारे पहलवान अखाड़े में लड़ते हैं, उसे मल्ल युद्ध कहा जाता है। कोई भी मुझे मल्ल युद्ध में नहीं हरा सकता। तो इसका जो वध करवाया था वो श्री कृष्ण ने करवाया था। श्री कृष्ण किसके हाथों से करवाया था, भीम के हाथों से। ये कहानी भी आपको शायद ध्यान हो कि भीम ने इसकी कपाल के दो टुकड़े कर दिए थे, एक टुकड़ा इधर का इधर फेंका, इधर का इधर फेंका, तो ये आपस में फिर जुड़ गए। तो तब श्री कृष्ण ने इशारा किया था कि इस टुकड़े को इधर फेंको और इस टुकड़े को इधर फेंको। तो इस प्रकार जरासंध मृत्यु को प्राप्त हुआ था। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, लिखना है लिख लीजिए। सबसे पहला वंश किसने स्थापित किया है, वृद्धरथ ने। वृद्धरथ के पिता का नाम क्या है, राजा वसु। वसु के पुत्र का नाम है जरासंध। इस जरासंध को श्री कृष्ण ने भीम के द्वारा मरवा दिया था। अब इसके बाद अगला उल्लेख जो मिलेगा वो मिलेगा गौतम बुद्ध के काल में। हर्यक वंश, इसकी स्थापना की है बिंबिसार। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हर्यक वंश की स्थापना हुई है, किसने की है, बिंबिसार ने। ये कौन से समय की बात हो रही है, गौतम बुद्ध के काल की। गौतम बुद्ध का काल। ठीक है बच्चों, बहुत ही प्रतिभाशाली शासक था, बहुत ही वीर शासक था। इसका एक पुत्र हुआ, पुत्र का नाम है अजातशत्रु। ठीक है बच्चों, अजातशत्रु को कुणिक नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, कुणिक। कहा जाता है अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, अब ये बिंबिसार कौन है, बिंबिसार का एक वैद्य था, वैद्य का नाम था जीवक। जब गौतम बुद्ध को अपने अंतिम समय में अतिसार नाम की बीमारी हुई, ये गौतम बुद्ध वाली बात मैंने वीडियो बना के डाल दी थी, ये कक्षा मेरी पूरी पड़ी हुई है गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध अपने अंतिम समय में पावापुरी गए थे। कहाँ गए थे, पावापुरी। कौन गए थे, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध अपने अंतिम समय में पावापुरी गए थे। यहाँ पे इनका एक शिष्य रहता था, शिष्य काम करता था लोहार का। ठीक है, इसका नाम था चुंड। नाम क्या है इसका, चुंड। इस चुंड के यहाँ पे पावापुरी में चुंड के यहाँ पे गौतम बुद्ध ने भोजन किया। इस भोजन को करने के बाद गौतम बुद्ध को अतिसार यानी कि पेचिस नाम की बीमारी हो गई, और यहां से चलते 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 गौतम बुद्ध पहुंचते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर आता है कुशीनगर। वेरी गुड, कुशीनगर। गौतम बुद्ध यहाँ आ गए, और जब यहाँ गौतम बुद्ध ज्यादा बीमार पड़ गए तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को इनकी सेवा करने के लिए भेजा था। ठीक है बच्चों, इसका बस इतना ही उल्लेख मिलता है। अजातशत्रु के बाद इसका उत्तराधिकारी हुआ नागदशक।
नाग दशक। बिंबिसार का अजातशत्रु, अजातशत्रु का नाग दशक। ठीक है, इस नाग दशक की हत्या कर दी गई। हत्या की है शिशुनाग ने, शिशुनाग। ठीक है, और एक नए वंश की स्थापना हो गई, शिशुनाग वंश। ये कौन सा वंश हो गया? शिशुनाग वंश। यहाँ पे पूरी लिस्ट बना देता हूं। पहले कौन बैठा? बिंबिसार। बिंबिसार के बाद इसका पुत्र बैठा अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद बैठा नागदशक। नागदशक की हत्या कर दी गई, किसके द्वारा? शिशुनाग के द्वारा। ये तीनों का वंश है हर्यक। शिशुनाग ने एक नया वंश बना दिया, शिशुनाग वंश। अब शिशुनाग के बाद तुरंत बैठ जाता है कालाशोक। कौन बैठता है? कालाशोक। इसका दूसरा नाम लिया काकवर्ण। ठीक है बच्चों, और इस कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति बिंबिसार के शासनकाल में हुई थी और द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक यानी के काकवर्ण के शासनकाल में हुई थी। ठीक है बच्चों, इससे अगला जिक्र मिलता है कि मगध पर नंद नामक राजा ने नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश की स्थापना की। ठीक है बच्चों, अब ये नंद जो है, इस नंद का जिक्र जो मिलता है हमें, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। नंद वंश का इसके बाद शासक उत्तराधिकारी हुआ नंद के बाद नंद। इसने क्या किया? महापदम की उपाधि ग्रहण की। महापदम की उपाधि। अब इसका भी उत्तराधिकारी हुआ। इसका उत्तराधिकारी हुआ धनानंद। यह धनानंद थोड़ा सा क्रूर किस्म का शासक था और जनता को परेशान करने वाला था। इस धनानंद के साथ चाणक्य का वाद विवाद हुआ और इस चाणक्य ने कसम खाई कि मैं धनानंद को राज्य से समेट दूंगा, इसका राज्य खत्म कर दूंगा। ठीक है बच्चों, अब यहां इस धनानंद को पराजित करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, और यहां से मौर्य वंश की स्थापना हो जाएगी 322 ईसा पूर्व। यहां से आगे जितना भी आपको इतिहास मिलेगा वो पूरा सटीक डेट के साथ मिलेगा। इससे पहले जितना भी इतिहास है उसकी सटीक डेट नहीं है, इसलिए मैंने किसी की भी आपको डेट सटीक नहीं लिखी है। ठीक है बच्चों, तो इनमें सवाल नहीं पूछता है कि कौन सी डेट में बैठा था। यहां से आपकी डेट वाइज शुरू हो जाएगा। ईसा पूर्व 322 से आपका डेट वाइज शुरू हो जाएगा। इससे पहले जितनी भी डेट बताई गई हैं उस सब में संशय है। अलग अलग किताबों में अलग अलग डेट लिखी हुई है, 10-20 साल का फर्क दिखा रखा है। कहीं कहीं महावीर स्वामी को 599 ईसा पूर्व में बताते हैं और कहीं कहीं महावीर स्वामी को 540 ईसा पूर्व में बताते हैं। दोनों ही डेट सही है। ठीक है, अब ये लिखेंगे कौन सी? तो लिखेंगे 540, और अगर 540 नहीं आएगी तो लिखेंगे 599। दोनों में से एक ही लिखी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहां से चंद्रगुप्त मौर्य के काल से डेट वाइज इतिहास हमारा शुरू हो जाता है। इससे अगला जो हमारा विषय होगा कक्षा का वो होगा मौर्य काल, और मौर्य से पहले हम सिकंदर को पढ़ेंगे। धन्यवाद मेरे बच्चे।